के इस सेशन में हम कक्षा 12 इतिहास का मॉडल पेपर नंबर 3 देखेंगे। मॉडल पेपर 1 और 2 और ब्लूप्रिंट हमने वो पिछली क्लास में देखे थे, जो इस चैनल पर प्ले लिस्ट के रूप में उपलब्ध है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। इसमें आपका जो खंड ए है वो एमसीक्यू प्रश्नों से संबंधित होगा और इसमें आपके 18 एमसीक्यू प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। इसमें पहला है, थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र क्या कहलाता है। जो पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है। जो पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र है वो चोलिस्तान कहा जाता है। इसमें आपके ऑप्शन से है वो सही होगा। आगे दूसरा है, बाण भट्ट किस शासक के राजकवि थे। बाण भट्ट है वो किस शासक के राजकवि थे। बाण भट्ट है वो हर्षवर्धन के शासक कवि थे, राजकवि थे। इसमें आपके ऑप्शन से है वो सही होगा। आपके ये भी पूछा जा सकता है कि हर्षवर्धन के राजकवि है वो कौन थे। हर्षवर्धन के राजकवि बाण भट्ट थे। तीसरा, हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष कहाँ से मिले। हड़प्पा में जो नहरों का अवशेष है वो कहाँ से मिले। ये आपको सोरतुर घई से मिले। इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही होगा। आगे चौथा प्रश्न है, किस उपनिषद में कई लोगों को उनके मातृ नामों से निर्दिष्ट किया गया था। कि आपके बृहदारण्यक उपनिषद है उसमें कई लोगों को उनके मातृ नामों से निर्दिष्ट किया गया। इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही होगा। पांचवा, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने वाली प्रथम भिक्षुणी कौन थी। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने वाली यानी कि बौद्ध के अनुयायियों में सम्मिलित होने वाली प्रथम भिक्षुणी है वो महाप्रजापति गौतमी थी। इसमें आपके ऑप्शन से है वो सही होगा। आगे छठा प्रश्न है, फ्रांसवा बर्नियर कहाँ का निवासी था। जो फ्रांसवा बर्नियर है वो फ्रांस का निवासी था। इसमें आपके ऑप्शन बे है वो सही होगा। आगे सातवां प्रश्न है, गंगेकोंड चोलपुरम का शिव मंदिर है वो किसने बनाया था। गंगेकोंडपुरम का जो शिव मंदिर है वो चोल राजाओं ने बनाया था। इसमें आपके ऑप्शन से है वो सही होगा। आगे आठवां प्रश्न है, शासन में शरिया का पालन सुनिश्चित करवाने वाले क्या कहलाते थे। शासन में जो शरिया का पालन सुनिश्चित करवाने वाले उल्मा कहलाते हैं। इसमें आपके ऑप्शन बे है वो सही होगा। आगे नौवां प्रश्न है, तालीकोटा यानी राक्षसी तागड़ी के युद्ध में विजयनगर की सेना का नेतृत्व किसने किया। जो तालीकोटा युद्ध था उसमें आपके विजयनगर की सेना था उसका नेतृत्व राम राय ने किया। इसमें ऑप्शन ए है वो सही होगा। आपके ये भी पूछा जा सकता है कि राम राय ने विजयनगर की सेना का नेतृत्व किस युद्ध में किया। ये आपके तालीकोटा या राक्षसी तागड़ी युद्ध में किया। आगे 10वां प्रश्न है, मैकेंजी को भारत का प्रथम सर्वेयर जनरल कब बनाया गया। मैकेंजी को है वो भारत का प्रथम सर्वेयर जनरल है वो 1815 में बनाया गया। इसमें आपके ऑप्शन से है वो सही होगा। आगे 11वां प्रश्न है, तंबाकू का प्रसार सर्वप्रथम भारत के किस भाग में हुआ। तंबाकू का प्रसार है वो भारत के किस भाग में हुआ। तंबाकू का प्रसार भारत के दक्षिणी भारत में हुआ। इसमें आपके ऑप्शन बे है वो सही है। आगे 12वां प्रश्न है, खुद कास्ट और पाई कास्ट कौन थे। खुद कास्ट और पाई कास्ट है वो किसानों के दो प्रकार थे। इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही होगा। और खुद कास्ट जिसके पास खुद की जमीन थी और खेती करते थे। पाई कास्ट जो अन्य की जमीन पर है वो खेती का कार्य करने जाते उन्हें पाई कास्ट कहा जाता था। ये आपके किसानों के दो प्रकार मुगल काल में थे। आगे 13वां प्रश्न है, बंगाल में किस गवर्नर जनरल ने स्तंभरारी बंदोबस्त लागू किया। बंगाल में स्तंभरारी बंदोबस्त किसने लागू किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आपके है वो स्तंभरारी बंदोबस्त लागू किया। इसमें आपके ऑप्शन से है वो सही होगा। आपको ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि स्तंभरारी बंदोबस्त है और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया और स्तंभरारी बंदोबस्त का संबंध है वो बंगाल से है। आगे 14वां प्रश्न है, रेलों का युग प्रारंभ होने से पहले कौन सा कस्बा दक्कन से आने वाली कपास के लिए संग्रह केंद्र था। जो रेलों का युग प्रारंभ हुआ उससे पहले जो दक्कन से आने वाली कपास के लिए प्रमुख संग्रह केंद्र है वो मिर्जापुर था। इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही होगा। आगे 15वां प्रश्न है, 1857 के आंदोलन में झांसी का नेतृत्व किसने संभाला। जो 1857 की क्रांति हुई उसमें आपके झांसी का नेतृत्व है वो रानी लक्ष्मीबाई ने किया। इसमें आपके ऑप्शन से है वो सही होगा। ये हमेशा आपको याद में रखना है। जो झांसी का नेतृत्व है वो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। आपके 16वां प्रश्न है कि अजंता की गुफाएं हैं वो कहाँ पर स्थित है। अजंता की गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में स्थित है। इसमें आपके ऑप्शन बे है वो सही होगा। आगे 17वां प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु है वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसमें आपके ऑप्शन से है वो सही होगा। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ये आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे 18वां प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया। साइमन कमीशन है वो भारत सन 1928 में आया। इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही होगा। इस प्रकार आपके 18 MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे दूसरा प्रश्न है वो आपके रिक्त स्थान से संबंधित है और इसमें आपके 6 रिक्त स्थान है वो पूछे जाएंगे। इसमें पहला है, धम्म के प्रचार के लिए खालजगा नामक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई। जो धम्म का प्रचार है उसके लिए जिन विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई उन्हें वो धम्म महामात कहा गया। इसका आपके सही उत्तर होगा धम्म महामात। आगे दूसरा है, गोत्र से बाहर विवाह करने को क्या कहा जाता है। गोत्र के बाहर विवाह करने को बहिर्विवाह कहा जाता है। ये आपके अति महत्वपूर्ण है। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि बहिर्विवाह किसे कहा जाता है। बहिर्विवाह गोत्र से बाहर विवाह करने को कहा जाता है।
आगे 30 है, ज्यादातर पुराने बौद्ध ग्रंथ खालजिगा भाषा में, जो पुराने बौद्ध ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखे गए? ज्यादातर पुराने बौद्ध ग्रंथ है वो पाली भाषा में लिखे गए। इसका आपके सही उत्तर होगा पाली भाषा। आगे चौथा प्रश्न है, भारत में पुर्तगालियों का आगमन लगभग खालजिगा ईस्वी में हुआ। भारत में जो पुर्तगाली है उनका आगमन है वो लगभग 1500 ईस्वी में हुआ था। आगे पांचवा प्रश्न है, मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए रेयत या खालजिगा का प्रयोग करते थे। जो मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत है वो किसानों के लिए रेयत या मुजरियान का प्रयोग करते थे। आपको ये विशेष रूप से ध्यान में रखना कि रेयत या मुजरियान का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? रेयत या मुजरियान का प्रयोग है वो किसानों के लिए किया जाता था, जो भारतीय फारसी स्रोत है उनमें किया जाता, और जो मुगल काल के किसान थे उनके लिए किया जाता। आगे छठा प्रश्न है, खालजिगा शब्द का प्रयोग अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए किया जाता था। राजा शब्द का प्रयोग है वो अक्सर शक्तिशाली जमींदार थे उनके लिए प्रयोग किया जाता था। जो शक्तिशाली जमींदार थे उनके लिए राजा शब्द का प्रयोग किया जाता था। आगे आपके तीसरा प्रश्न है वो अति लघुत्मक प्रश्न संबंधित है। इसमें आपको उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में देना है। इसमें आपके 11 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहने वाला है। इसमें पहला हड़प्पाई मुहर किससे बनाई जाती थी? जो हड़प्पा की मुहर, हड़प्पाई सभ्यता में मुहर है वो किससे बनाई जाती थी? हड़प्पाई सभ्यता में जो मुहर मिली है वो सेल खड़ी पत्थर से बनाई जाती थी। इसका आपके सही उत्तर होगा हड़प्पाई मुहर सेल खड़ी पत्थर से बनाई जाती थी। दूसरा है, अष्टाध्यायी ग्रंथ किसने लिखा? अष्टाध्यायी ग्रंथ है वो पाणिनि ने लिखा है। यह आपके अति महत्वपूर्ण है, यह आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। आपको इसको विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना है वो पाणिनि ने की थी। आगे तीसरा है, गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश से संबंधित थे? गौतमी पुत्र सातकर्णी है वो सातवाहन वंश से संबंधित थे। आगे चौथा है, इब्न बतूता को किस शासक ने दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया? इब्न बतूता जो एक विदेशी यात्री था उसको है वो दिल्ली का काजी या न्यायाधीश मोहम्मद बिन तुगलक ने नियुक्त किया था। आगे पांचवा प्रश्न है, 15वीं शताब्दी के दक्षिणी भारत की यात्रा करने वाला विदेशी यात्री कौन था? ये आपके 1444 के दशक में अब्दुल रजाक ने वो दक्षिण भारत की यात्रा की। ये विदेशी यात्री अब्दुल रजाक था। आगे 16 प्रश्न है, अंडाल कौन थी? स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावना को छंदों में व्यक्त करने वाली प्रथम अलवार स्त्री भक्त है वो अंडाल थी। जो प्रथम अलवार स्त्री भक्त जो स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानती और अपनी प्रेम भावना को छंदों में व्यक्त करती थी उसको अंडाल कहा गया। आगे 7वां प्रश्न है, बासवन्ना के अनुयायी क्या कहलाते? बासवन्ना के अनुयायी वीर शैव हुए लिंगायत कहलाते थे। 8वां प्रश्न है, उन 2 प्रांतों के नाम लिखे जहां महिलाओं को जमींदारी उत्तराधिकार में मिलती थी, जिसे बेचने और गिरवी रखने के लिए वे स्वतंत्र थी। जो आपके पंजाब और बंगाल है वहां पर महिलाओं को जमींदारी है उत्तराधिकार में मिलती थी, जिसको बेचने और गिरवी रखने के लिए महिलाएं स्वतंत्र थी। आपको इसको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 9वां प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले संथालों का नेता कौन था? अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले संथालों का नेता है वो सिंधु मांझी था। आपको इसका भी विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 10वां प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। आपको ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। 11वां प्रश्न है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में संविधान दिवस है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। इसकी याद में 20 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। आगे आपके खंड 2 है ये लघुत्तरात्मक प्रश्न संबंधित है और इसमें आपके प्रत्येक प्रश्न है वो 2 नंबर का रहने वाला है। इसमें आपको उत्तर है वो 50 शब्द यानी 4 से 5 लाइन में उत्तर लिखना है। आपके चौथा प्रश्न है, देवाना पिए हुए पियदशी का अर्थ बताइए। आपको ये 2 वर्ड है इनका अर्थ बताना है। इसमें आपके देवाना पिए का अर्थ है देवताओं का, प्रिय, और पियदशी का अर्थ है देखने में सुंदर। ये दोनों वर्डों का आपका अर्थ बताना है। देवाना पिए और पियदशी सम्राट अशोक द्वारा अपनाई गई उपाध्याय थी। ये देवाना पिए और पियदशी है वो आपके सम्राट अशोक से संबंधित है। ये सम्राट अशोक के द्वारा अपनाई गई 2 उपाधियां थी। इसमें आपके देवानी पिए यानी देवताओं का प्रिय और पियदशी यानी देखने में सुंदर। अगला आपके 5वां प्रश्न है, जेम्स प्रिंसेप कौन था? उसके द्वारा किए गए शोध कार्य का उल्लेख कीजिए। जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी के पद पर नियुक्त था। उसने सन 1838 ईस्वी में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। इन लिपियों का उपयोग सबसे पहले आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया। प्रिंसेप को यह जानकारी हुई कि अभिलेखों और सिक्कों पर पियदशी अर्थात सुंदर मुख आकृति वाले राजा का नाम लिखा हुआ। पियदशी यानी सुंदर मुख आकृति वाला राजा। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी लिखा था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो अभिलेख थे वो अशोक के काल से संबंधित थे, क्योंकि अभिलेखों पर है वो राजा का नाम अशोक भी लिखा हुआ था। जेम्स प्रिंसेप है वो ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी था और उसने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता अर्जित की थी। आगे 6वां प्रश्न है, 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक के मध्य आर्थिक और राजनीतिक जीवन में हुए परिवर्तनों के समकालीन समाज पर क्या
प्रभाव हुए। इसमें आपके वन क्षेत्रों में कृषि का विस्तार हुआ, जिससे वहां रहने वाले लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन हुआ। जो पहले वन क्षेत्र थे वो बाद में कृषि क्षेत्र में परिवर्तित हो गए, जिसके कारण वहां निवास करने वाले लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन हुआ। दूसरा है शिल्प विशेषज्ञों के एक विशिष्ट सामाजिक समूह का उदय हुआ, जो शिल्प विशेषज्ञ यानी कलाकार है उनका उदय हुआ। तीसरा है संपत्ति के असंगत वितरण से सामाजिक विषमताओं में वृद्धि हुई। संपत्ति का असंगत वितरण हुआ, किसी के पास अधिक तो किसी के पास कम, इस कारण और सामाजिक विषमताओं में भी वृद्धि हुई। आगे आपके सातों प्रश्न है, इब्न बतूता भारत की डाक प्रणाली की कार्यकुशलता को देखकर क्यों चकित हुआ, समझाइए। इब्न बतूता भारत की डाक प्रणाली को देखकर चकित हो गए क्योंकि भारत की डाक प्रणाली इतनी कुशल थी कि जहां सिंध से दिल्ली यात्रा में केवल 50 दिन लगते थे, वहीं सुल्तान तक गुप्तचरों की खबरें वो मात्र 5 दिनों में ही पहुंच जाती थी। इसके अतिरिक्त इससे व्यापारियों के लिए न केवल लंबी दूरी तक सूचना भेजी जा सकती थी, बल्कि अल्प सूचना पर भी माल भी भेजा जा सकता। जो भारत की डाक प्रणाली उसमें सिंध से दिल्ली यात्रा में केवल 50 दिन लगते और सुल्तान तक है वो जो गुप्तचरों की खबरें वो केवल 5 दिनों में पहुंचा दी जाती, और व्यापारियों को लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ती और केवल ऑर्डर पर या सूचना पर भी माल भेजा जा सकता था। इस प्रकार इब्न बतूता भारत की डाक प्रणाली की कार्यकुशलता देखकर आश्चर्यचकित हुआ। आगे आपके 8वां प्रश्न है, स्थापत्य के संदर्भ में गुपोरम से आप क्या समझते हैं। ये जो गुपोरम शब्द है इसका क्या अर्थ है। गुपोरम मंदिर स्थापत्य की एक उल्लेखनीय विशेषता थी। विजयनगर के शासकों ने मंदिरों में विशाल गोपुरम अथवा प्रवेश द्वार बनाए थे। गोपुरम का आपके शाब्दिक अर्थ होता है प्रवेश द्वार। राय गोपुरम अथवा राज के प्रवेश द्वार के सामने पड़े केंद्रीय देवालयों की मीनारें बहुत छोटी प्रतीत होती थी। इन्हें देखकर लंबी दूरी से ही मंदिर के होने का संकेत मिल जाता। जो गोपुरम या प्रवेश द्वार था उनको देखकर लंबी दूरी से ही पता चल जाता था कि यहाँ पर कोई मंदिर है। आगे आपके 9वां प्रश्न है, विजयनगर शहर में जल संबंधी आवश्यकता की पूर्ति किस प्रकार की जाती थी। विजयनगर शहर में वो जल की आपूर्ति किस प्रकार की जाती थी। विजयनगर शहर के लोगों की जल संबंधी आपूर्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति मुख्यतः वो तुंगभद्रा नदी के प्राकृतिक कुंड से की जाती थी। लगभग सभी जलधाराओं के साथ बांध बनाकर अनेक हौज बनाए गए थे। इन हौजों में कमलपुरम जलाशय वो सबसे महत्वपूर्ण था। इन हौज से न केवल आसपास के खेतों को सिंचा जाता था, बल्कि इसे एक नहर के माध्यम से राज्य के केंद्र तक भी ले जाया गया। हिरिया नहर भी जल संबंधी एक महत्वपूर्ण संरचना थी। जो विजयनगर शहर है उसमें मुख्य रूप से जो तुंगभद्रा नदी है उसके प्राकृतिक कुंड से जलापूर्ति की जाती थी। जगह जगह वो हौज बनाए हुए थे और कमलपुरम एक महत्वपूर्ण जलाशय था और एक हिरिया नहर है वो भी एक महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचना भी थी। आगे आपके 10वां प्रश्न है, कर्णकूट प्रणाली क्या थी। अकबर के समय कर्णकूट प्रणाली और राजस्व निर्धारण की एक प्रणाली थी। हिंदी में कर्ण का अर्थ होता है अनाज और कूट का अर्थ होता है अनुमान। ये जो आपके कर्णकूट प्रणाली और राजस्व निर्धारण की एक प्रणाली थी मुगल काल में अकबर के समय, जिसमें आपके हिंदी में कर्ण का शाब्दिक अर्थ होता है अनाज और कूट का अर्थ होता है अनुमान। इसके अनुसार फसल को 3 अलग अलग पुलिंदों में काटा जाता था, अच्छा, मध्यम और खराब। इस प्रकार संदेह दूर किया जाना चाहिए। प्राय अनुमान से किया गया जमीन का आकलन भी पर्याप्त रूप से सही परिणाम देता था। इसमें यह बताया जाता था कि ये अनाज है, अनुमान से बताया जाता था कि इतना होगा, इसकी पैदावार इतनी होगी। इस प्रकार ये जो कर्णकूट प्रणाली और राजस्व निर्धारण की एक प्रणाली, इसमें अनुमान के आधार पर राजस्व निर्धारित किया जाता था कि ये किसान की ये फसल इतनी होगी तो इतना राजस्व देना होगा। ये पूरी अनुमान आधारित थी। आगे आपके 11वां 5वीं रिपोर्ट क्या थी। सन 1813 में ब्रिटिश संसद में वो 5वीं रिपोर्ट पेश की गई। आपको ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि ब्रिटिश संसद में वो 5वीं रिपोर्ट कब पेश की गई, 1813 में। इस रिपोर्ट में जमींदार और रेतों यानी किसानों की अर्जियां तथा अलग अलग जिलों के कलेक्टरों की रिपोर्ट, राजस्व विवरणियों से संबंधित सांख्यिकीय तालिकाएं और अधिकारियों द्वारा बंगाल और मद्रास के राजस्व और न्यायिक प्रशासन पर लिखी हुई टिप्पणियां शामिल थी। इसमें आपके जो बंगाल और मद्रास का राजस्व और न्यायिक प्रशासन पर लिखी हुई अधिकारियों की टिप्पणियां हैं, जमींदार और किसानों की अर्जियां, अलग अलग जिले के कलेक्टरों की रिपोर्ट है, वो सभी इसमें शामिल थे। ये जो 5वीं रिपोर्ट 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई। आगे 12वां प्रश्न है, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने विद्रोहियों का नेतृत्व करना क्यों स्वीकार कर लिया। जो 1857 की क्रांति उसमें मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने वो क्रांतिकारियों का नेतृत्व करना क्यों स्वीकार किया। 10 मई 1857 को सैनिकों ने मेरठ में विद्रोह कर दिया था। विद्रोही सैनिक 11 मई को दिल्ली पहुंच गए। उन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को बताया कि अंग्रेज उन्हें गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूस है वो दांतों से खींचने के लिए बाध्य कर रहे थे, जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों का धर्म भ्रष्ट हो सकता था। इन परिस्थितियों में मुगल सम्राट को विद्रोहियों का नेतृत्व करना स्वीकार करना पड़ा। 10 मई 1857 को जो सैनिक थे उन्होंने मेरठ में विद्रोह कर दिया और 11 मई को वो दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने मुगल सम्राट को बताया कि जो अंग्रेज हमें जो कारतूस देते हैं उन पर गाय और सूअर की चर्बी चढ़ी होती है, जिसके कारण हिंदू और मुसलमान दोनों का धर्म भ्रष्ट होता है और धर्म भ्रष्ट होने से आप ही बचा सकते हो। तब मुगल सम्राट ने वो क्रांतिकारियों का नेतृत्व करना स्वीकार किया। आगे 13वां प्रश्न है, एक शक्तिशाली केंद्र के विषय में के संतनम के विचार लिखिए। यानी कि एक शक्तिशाली केंद्र किस प्रकार हो सकता है, इसके बारे में के संतनम के संविधान सभा में क्या विचार थे, इसके बारे में
बताइए। एक शक्तिशाली केंद्र के विषय में के संतनम ने कहा कि न केवल राज्यों को बल्कि केंद्र को मजबूत बनाने के लिए भी शक्तियों का पुनर्वितरण आवश्यक है, कि न केवल राज्य को बल्कि केंद्र को मजबूत बनाने के लिए भी शक्तियों का वितरण आवश्यक है। यदि केंद्र के पास आवश्यकता से अधिक जिम्मेदारी होगी तो वह प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर पाएगा। उसके कुछ दायित्वों को राज्य को सौंपने से केंद्र अधिक मजबूत हो सकता है, कि यदि केंद्र के पास अधिक जिम्मेदारियां होगी तो वह अपनी सभी जिम्मेदारियों का पालन नहीं कर पाएगा और प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर पाएगा। जब कुछ दायित्व राज्यों के पास होगा तो केंद्र वह प्रभावी ढंग से कार्य कर पाएगा। इस प्रकार आपके ये लघुत्तरात्मक 2-2 नंबर के प्रश्न पूछ जाएंगे। आगे आपके इसमें खंड 6 में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इसकी आपके उत्तर सीमा और 100 शब्द हो गए और प्रत्येक प्रश्न है वो 3 नंबर का रहने वाला है। और ये आपके अथवा में भी पूछे जाएंगे, आपको दोनों में से कोई एक करना है। इसमें आपके 14 मून जोदड़ों के कौन से वास्तुकला संबंधी लक्षण नियोजन की ओर संकेत करते हैं, कि मून जोदड़ों के कौन से लक्षण वास्तुकला संबंधी लक्षण है वो नियोजन की ओर संकेत करते हैं, कि मून जोदड़ो एक नियोजित व्यवस्था थी। इसमें ये लक्षण है वो नियोजन की ओर संकेत करता है। इसमें पहला है प्रत्येक नगर 2 भागों में विभाजित था, पहला दुर्ग और दूसरा निचला शहर। प्रत्येक नगर है वो 2 भागों में विभाजित था, जो ऊंचा भाग था उसको दुर्ग कहा जाता था, दूसरा निचला शहर। इसका दूसरा लक्षण है कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। तीसरे एक बार चबूतरों के यथास्थान बनने के बाद शहर का समस्त भवन निर्माण कार्य वो चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। चौथा ईंटें एक निश्चित अनुपात की होती थी, जो भवन निर्माण में प्रयोग की गई ईंटें है वो एक निश्चित अनुपात में होती थी। पांचवा मोहनजोदड़ो में नियोजित जल निकास प्रणाली भी थी। छठा है सड़कों और गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया, ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो है वो एक नियोजित व्यवस्था थी। इसके तो हम आपके मन के बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। आपको इन दोनों में से कोई एक करना है। इसमें आपके मन के बनाने की प्रक्रिया, मन को के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों में कार्निलियन सुंदर लाल रंग का जेस्पर, स्फटिक, क्वार्टज तथा सेलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा, सोने जैसी धातुएं और शंख, फयोंस, पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग है वो मन के बनाने में होता था। मन के बनाने में मुख्य रूप से जो आपके कार्निलियन है जो सुंदर लाल रंग का होता था, जेस्पर है, स्फटिक है, क्वार्टज है, सेलखड़ी जैसे पत्थर है, तांबा, कांसा, सोने जैसी धातुएं भी है, शंख, फयोंस और पक्की मिट्टी का प्रयोग होता था। कार्निलियन का लाल रंग पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। जो कार्निलियन का लाल रंग था वो पीले रंग का कच्चा माल और उत्पादन के विभिन्न प्रकरणों में जो मन के होते हैं उनको आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। तीसरा है पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था, फिर बारीकी से शल्क निकालकर इन्हें अंतिम रूप दिया जाता। जो पत्थर के पिंड थे पहले उनको विभिन्न आकारों में तोड़ा जाता, फिर बारीकी से इनकी शल्क निकालकर अंतिम रूप दिया जाता था। चौथा है घिसई पॉलिश और इनमें छेद करने के साथ ही मन के बनाने की प्रक्रिया पूरी होती। चौंदडो, लोथल तथा धोलावीरा से छेद करने के विशेष उपकरण प्राप्त हुए। मनकों में वो छेद करने के जो उपकरण है वो चौंदडो, लोथल और धोलावीरा से प्राप्त हुए। इस प्रकार ये जो मन के बनाने की प्रक्रिया है। आगे 15वां प्रश्न है सिख मत या गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। जो गुरु नानक की प्रमुख शिक्षा है या सिख मत क्या है। इसमें पहला है सिख मत या गुरु नानक ने धर्म के बाहरी आडंबरों जैसे यज्ञ, मूर्ति पूजा, कठोर तप का विरोध किया। गुरु नानक की जो शिक्षा है या जो सिख मत है उसने धर्म के बाह्य आडंबर जैसे कि यज्ञ है, मूर्ति पूजा है, कठोर तप है, इनका घोर विरोध किया है। दूसरे उन्होंने रब की उपासना के लिए उनके निरंतर स्मरण और नाम के जप पर बल दिया है। जो आपके गुरु नानक की शिक्षा है सिख मत है उसने रब की उपासना के लिए उनका निरंतर नाम स्मरण और नाम के जप पर बल दिया है। तीसरा उन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया है। और चौथा है उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के धर्म ग्रंथों को भी नकार दिया। पांचवा परम पूर्ण रब ईश्वर का कोई लिंग या आकार नहीं। जो गुरु नानक शिक्षा है उसमें बताया गया है कि ईश्वर का कोई भी लिंग या आकार नहीं। इसके आपके अथवा में मध्यकालीन भारत में धार्मिक क्षेत्र में कौन से नवीन परिवर्तन हो रहे थे। जो मध्यकालीन भारत है उसमें धार्मिक क्षेत्र में क्या क्या नए परिवर्तन हो रहे थे। इसमें आपके पहला है इस युग में नाथ, जोगी तथा सिद्ध आदि धार्मिक नेताओं का प्रभाव बढ़ रहा था। ये लोग रूढ़िवादी ब्राह्मणीय व्यवस्था के विरोध थे। इनमें बहुत से लोग शिल्पी समुदाय के थे जिनमें जुलाहे भी सम्मिलित थे। इस युग में आपके नाथ, योगी और सिद्ध जैसे धार्मिक नेताओं का प्रभाव बढ़ने लगा। ये जो नाथ, जोगी और सिद्ध है वो रूढ़िवादी ब्राह्मणीय व्यवस्था के विरोध थे और ये अधिकतर है और शिल्पी समुदाय से संबंधित थे। इसमें दूसरा अनेक नवीन धार्मिक नेताओं ने वेदों की सत्ता को चुनौती दी और अपने विचार आम लोगों की भाषा में प्रस्तुत किए। तीसरा है इस युग में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई जिससे राजपूत राज्यों और ब्राह्मणों का प्रभाव हुआ। चौथा है इन परिवर्तनों का प्रभाव संस्कृति और धर्म पर भी पड़ा। इस युग में वो सूफी मत का उदय भी हुआ। इस प्रकार आपके जो मध्यकालीन भारत है उसमें धार्मिक क्षेत्र में भी नए नए परिवर्तन हुए। आगे 16 प्रश्न है 1857 के विद्रोह में मौलवी अहमदुल्ला शाह के योगदान का उल्लेख कीजिए। जो 1857 की क्रांति है उसमें मौलवी अहमदुल्ला शाह का क्या योगदान था। इसका आपके उत्तर होगा मौलवी अहमदुल्ला शाह 1857 के विद्रोह में अहम भूमिका निभाने वाले मौलवियों में से एक थे। उन्होंने 1856 में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का प्रचार कर लोगों को विद्रोह के लिए तैयार किया। इन्हें डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है।
जो आपके मौलवी अहमदुल्ला शाह है, इनको डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है। 22वीं नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोहियों ने इन्हें अपना नेता चुन लिया। इन्होंने चियन वाट के युद्ध में हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली अंग्रेज सेना को पराजित किया। मुस्लिम इन्हें इस्लाम के आदर्शों से ओतप्रोत पैगंबर मानते थे। इनके बारे में लोगों की मान्यता थी कि इनके पास जादुई शक्तियां और इन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। जो आपके मौलवी अहमदुल्ला शाह, इनको मुस्लिम लोग है वो आपके इस्लाम के आदर्शों से ओतप्रोत पैगंबर मानते थे, यानी कि भगवान या अल्लाह के बराबर मानते थे। और इनकी मान्यता थी कि अहमदुल्ला शाह के पास जादुई शक्तियां, इनको कोई भी पराजित नहीं कर सकता। इसके अलावा में आपके अवध के नवाब वाजिद अली शाह के कलकत्ता निष्कासन से लोगों को दुख और अपमान का एहसास क्यों हुआ? जब अवध के नवाब वाजिद अली शाह है वो कलकत्ता छोड़कर चले गए तो लोगों को दुख और अपमान का एहसास क्यों हुआ? इसका आपके उत्तर होगा, अवध का नवाब वाजिद अली शाह अवध की जनता में वो बड़ा लोकप्रिय था। लोग उसे दिल से चाहते थे। जो नवाब था उनको लोग दिल से चाहते थे। अतः अवध नवाब के निष्कासन पर लोगों को प्रबल आघात हुआ। दूसरा, नवाब को अपदस्थ किए जाने से दरबार और उसकी संस्कृति भी समाप्त हो गई। जो अवध का नवाब था उसको आपके अंग्रेजों ने पद से हटा दिया, इस कारण उसकी दरबार और उनकी संस्कृति भी समाप्त हो गई। तीसरा है, नवाब के निष्कासन से अनेक संगीतकारों, नर्तकों, कवियों, कारीगरों, बावर्चियों, नौकरों, सरकारी कर्मचारियों और बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी जाती रही। जो आपके दरबार में जिनको रोजगार मिलता था, जैसे संगीतकार है, नर्तक है, कवि, कारीगर, बावर्ची, नौकर, सरकारी कर्मचारी, इनकी रोजी रोटी भी चली गई। वे सब बेरोजगार है, इन कारण भी उनको अपमान का अनुभव हुआ। उसके बाद आपके 17 प्रश्न है, नई संविधान सभा में कांग्रेस प्रभावशाली क्यों थी? जो आपके नई संविधान सभा बनी थी उसमें कांग्रेस का प्रभुत्व क्यों था? पहला है, प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने सामान्य चुनाव क्षेत्रों में भारी जीत प्राप्त की। जो प्रांतों में चुनाव हुए उसमें कांग्रेस को भारी मतों से जीत मिली। दूसरा, यद्यपि मुस्लिम लीग को अधिकांश आरक्षित मुस्लिम सीटें मिल गई थी, लेकिन लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया और वह पाकिस्तान की मांग जारी किए हुए गई थी। जो आपके कांग्रेस के विरोधी मुस्लिम लीग थी उसको अधिकांश जो आरक्षित मुस्लिम सीटें वो मिल गई, लेकिन संविधान सभा ने बहिष्कार किया और पाकिस्तान की मांग को जारी रखा। इसमें आपके तीसरा, प्रारंभ में समाजवादी भी संविधान सभा से परे रहे क्योंकि वे अंग्रेजों की बनाई संस्था मानते थे। जो समाजवादी लोग थे या समाजवादी पार्टी से संबंधित थे वे भी संविधान सभा से बाहर रहे क्योंकि वे संविधान सभा को अंग्रेजों की बनाई संस्था मानते थे। वे मानते थे कि इस सभा का वाकई स्वायत्त होना असंभव है। जो समाजवादी थे वो मानते थे कि इस सभा का स्वतंत्र होना वो असंभव है। चौथा है, संविधान सभा के 82% सदस्य कांग्रेस पार्टी के ही थे। जो संविधान सभा के 82% सदस्य वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य ही थे, इस कारण वो नई संविधान सभा में कांग्रेस प्रभावशाली थी। इसके अलावा में संविधान सभा में हुई चर्चाएं जनमत से कैसे प्रभावित होती थी, स्पष्ट कीजिए। जो संविधान सभा में चर्चाएं होती थी वो जनमत से कैसे प्रभावित होती? इसका आपके उत्तर होगा, जब संविधान सभा में बहस होती तो विभिन्न पक्षों के तर्क समाचार पत्रों में छपते थे और समस्त प्रस्तावों पर सार्वजनिक रूप से बहस चलती थी। जब आपके संविधान सभा में किसी भी मुद्दे पर कोई बहस होती तो जो अलग अलग पक्ष है उनके तर्क है वो समाचार पत्रों में छपते और विभिन्न प्रस्तावों पर जो बहस है वो सार्वजनिक रूप से चलती। इस प्रकार जो संविधान सभा में बहस होती वो देश के प्रत्येक नागरिकों तक पहुंचती। दूसरा है, सामूहिक सहभागिता को बनाने के लिए देश के जनता के सुझाव भी आमंत्रित किए जाते। जो देश की जनता थी उनके सुझाव भी आमंत्रित किए जाते थे। तीसरा, कई भाषाई अल्पसंख्यक अपनी मातृभाषा की रक्षा की मांग भी करते थे। चौथा है, धार्मिक अल्पसंख्यक अपने विशेष हित सुरक्षित करवाना चाहते थे और दलित जाति के लोग शोषण के अंत की मांग करते हुए राज्य की संस्थाओं में है वो आरक्षण चाहते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो संविधान सभा में चर्चा होती थी वो जनमत से प्रभावित थी, इसमें लोगों का मत भी शामिल था। आगे आपके जो खंड द है वो निम्नात्मक प्रश्नों से संबंधित है। इसमें आपको 250 शब्दों में उत्तर देना है, यानी 15 से 20 लाइन में आपको इसका उत्तर लिखना है और यह प्रश्न आपके 4 नंबर का रहने वाला है। इसमें आपको पॉइंट बनाकर पूरा विस्तार से लिखना है। इसमें भी आपके अथवा पूछा जाएगा, दोनों में से किसी एक को करना है। इसमें पहला है, सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की शासिकाओं के योगदान को वर्णन कीजिए। यह आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो सांची का स्तूप है उससे संबंधित जितनी भी घटनाएं या उनमें से आपके परीक्षा में एक प्रश्न है वो पक्का पूछा जाएगा। इसमें पूछा गया है कि सांची का स्तूप है उसके संरक्षण में जो भोपाल की शासिकाएं हैं उनका क्या योगदान है। इसमें आपके सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की शासिकाओं का योगदान निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट किया जा सकता है। सांची के स्तूप के रखरखाव के लिए धन का अनुदान देना। जो भोपाल की शासिकाएं थी उन्होंने धन का अनुदान दिया। भोपाल की शासिकाओं शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम की पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण में बड़ी रुचि थी। उन्होंने सांची के विश्व प्रसिद्ध स्तूप के रखरखाव के लिए प्रचुर धन का अनुदान दिया। जो भोपाल की शासिका शाहजहां बेगम और उसके बाद में जो उत्तराधिकारी बनी सुल्तान जहां बेगम, उन्होंने इसके संरक्षण के लिए धन दिया, इस कारण ये सुरक्षित रह पाया। इसका दूसरा कारण है, जॉन मार्शल द्वारा रचित पुस्तक के प्रकाशन के लिए अनुदान। जो शासिकाएं थी उन्होंने जॉन मार्शल द्वारा जो पुस्तक रची गई उसके लिए भी अनुदान दिया। जॉन मार्शल ने सांची स्तूप पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी।
उन्होंने सुल्तान जहां की पुरातात्विक स्थलों के प्रति रुचि को देखते हुए अपना प्रसिद्ध ग्रंथ है और सुल्तान जहां बेगम को भी समर्पित किया। सुल्तान जहां बेगम ने इस ग्रंथ के विभिन्न खंडों के प्रकाशन हेतु धन का अनुदान दिया। जो जॉन मार्शल ने सांची के स्तूप पर एक ग्रंथ की रचना की, इस ग्रंथ को उन्होंने सुल्तान जहां बेगम को भेंट कर दिया और सुल्तान जहां बेगम ने इसके विभिन्न खंडों को प्रकाशन हेतु धन का अनुदान दिया। आपके ये भी पूछा जा सकता है कि सांची के स्तूप पर है वो ग्रंथ की रचना किसने की? ये आपके जॉन मार्शल ने की थी। इसके बाद आपके तीसरा ने संग्रहालय और अतिथिशाला का निर्माण करवाया। जो शासिकाएं थी उन्होंने संग्रहालय और अतिथिशाला का भी निर्माण करवाया। सुल्तान जहां बेगम ने स्तूप स्थल पर एक संग्रहालय और अतिथिशाला के निर्माण के लिए धन का अनुदान दिया था। चौथा है सांची के स्तूप को भोपाल राज्य में सुरक्षित रखना। 19वीं शताब्दी के यूरोपीय लोगों में सांची के स्तूप को लेकर बड़ी रुचि थी। प्रारंभ में फ्रांसीसियों ने अच्छी दशा में बचे सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने हेतु शाहजहां बेगम से फ्रांस ले जाने की अनुमति मांगी। जो आपके फ्रांस के लोग फ्रांसीसी थे उन्होंने जो सांची के स्तूप का पूर्वी तोरण द्वार था उसको फ्रांस के संग्रहालय में सुरक्षित रखने हेतु फ्रांस ले जाने की अनुमति मांगी। इसके बाद अंग्रेजों ने भी सांची के पूर्वी तोरण द्वार को इंग्लैंड ले जाने की अनुमति मांगी, लेकिन शाहजहां बेगम ने सांची के स्तूप की प्लास्टर प्रतिकृतियां देकर संतुष्ट कर दिया। उनको वास्तविक नहीं दिया लेकिन उनकी प्रतिकृतियां भेंट कर दी, यानी कि उनको फोटोकॉपी देकर संतुष्ट कर दिया। इस प्रकार शाहजहां बेगम के प्रयासों के परिणाम स्वरूप सांची के स्तूप की मूल कृतियां वो भोपाल राज्य में अपने सुरक्षित स्थान पर ही रही। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो सांची के स्तूप है उसके संरक्षण में भोपाल की शासिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने विवेकपूर्ण निर्णयों के माध्यम से सांची के स्तूप का संरक्षण किया। जब अंग्रेजों ने भी इसका पूरी तोरण द्वार मांगा तो उन्होंने इसकी प्रतिकृति देख रहे उनको संतुष्ट कर दिया। इसके अलावा हम आपके बौद्ध संघ पर एक टिप्पणी लिखी। बौद्ध संघ यानी कि जो बौद्ध धर्म के अनुयायी है उन पर एक टिप्पणी लिखनी। इसके आपके होगा बौद्ध संघ बौद्ध के अनुयायी। महात्मा बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होकर उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती चली गई। धीरे धीरे उनके शिष्यों का दल तैयार हो गया। उन्होंने अपने शिष्यों के लिए बौद्ध संघ की स्थापना की। संघ ऐसे बुद्ध भिक्षुओं की एक संस्था थी जो धर्म के शिक्षक बन गए थे। ये बौद्ध भिक्षु एक सादा जीवन व्यतीत करते थे। उनके पास जीवन यापन के लिए अत्यावश्यक वस्तुओं के अलावा कुछ नहीं होता था। वे दिन में एक बार भोजन करते थे। इसके लिए वे उपासकों से भोजन दान प्राप्त करने के लिए एक कटोरा रखते थे। चूंकि वे दान पर निर्भर थे इसलिए उन्हें भिक्षु भी कहा जाता था। इसमें आपके जो बौद्ध धर्म है उसकी जो बौद्ध संघ है उसके अनुयायी प्रमुख विशेषता यह महिलाओं को संघ में सम्मिलित करना। महिलाओं को भी संघ में सम्मिलित किया गया। प्रारंभ में केवल पुरुष ही संघ में सम्मिलित हो सकते थे, परंतु बाद में महिलाओं को भी संघ में सम्मिलित होने की अनुमति दे दी गई। बौद्ध ग्रंथों से ज्ञात होता है कि अपने प्रिय शिष्य आनंद के अनुरोध पर बुद्ध ने महिलाओं को संघ में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की। यह आपके पहले मॉडल पेपर में भी आया हुआ है कि किसने महिलाओं को संघ में सम्मिलित करने के लिए महात्मा बुद्ध से अनुमति ली। जो बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद था उसने अनुमति ली थी। बुद्ध की उपमाता महा प्रजापति गौतमी संघ में सम्मिलित होने वाली प्रथम भिक्षुणी थी। जो बौद्ध संघ में सम्मिलित होने वाली प्रथम भिक्षुणी है वो महाप्रजापति गौतमी थी। संघ में सम्मिलित होने वाली कई स्त्रियां धर्म की उपदेशिकाएं बन गई। कालांतर में वे थेरी बनी, जिसका अर्थ है ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। जो महिलाएं वो धर्म की उपदेशिका बनी हुई बाद में थेरी बनी, और थेरी का अर्थ होता है ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त कर लिया है। और जो आपके बौद्ध संघ है उसकी दूसरी विशेषता है बुद्ध के अनुयायियों का विभिन्न सामाजिक वर्गों से संबंधित होना। जो बुद्ध के अनुयायी थे वो विभिन्न सामाजिक वर्गों से संबंधित थे, वो सभी जातियों या धर्मों से संबंधित थे। बुद्ध के अनुयायी विभिन्न सामाजिक वर्गों से संबंधित थे। इसमें राजा, धनवान, गृहस्पति, सामान्य जन, कर्मकार, दास, शिल्पी सभी सम्मिलित थे। संघ में सम्मिलित होने वाले सभी भिक्षुओं और भिक्षुणियों को बराबर माना जाता था, क्योंकि भिक्षु बनने पर उन्हें अपनी पुरानी पहचान को त्याग देना पड़ता था। जब आपके कोई भी बौद्ध भिक्षु बनता तो उनको अपनी पुरानी पहचान को त्यागना पड़ता और वहां पर है वो सभी एक समान गिने जाए। सभी भिक्षु और भिक्षुणी एक समान थे, उनमें कोई भी अंतर नहीं किया जाता। और आपके जो बौद्ध संघ है उसकी तीसरी विशेषता है संघ की संचालन पद्धति। जो आपके संघ है उसकी संचालन पद्धति गणों और संघों की परंपरा पर आधारित थी। इसके अलावा लोग है वो वार्तालाप के द्वारा एक मत होने का प्रयास करते हैं। एक मत नहीं होने पर मतदान के द्वारा निर्णय लिया जाता। जो कोई भी निर्णय है वो मत के आधार पर लिया जाता। लोगों से प्रत्येक जो सदस्य थे उससे राय ली जाती। इस प्रकार ये जो बौद्ध संघ की विशेषताएं है। उसके बाद 1900 प्रश्न सिद्ध कीजिए कि स्वतंत्रता बाद के महीने महात्मा गांधी के जीवन के श्रेष्ठतम क्षण थे। यानी कि देश की स्वतंत्रता प्राप्ति होने के बाद जो महीने थे 3 या 4 महीने वो महात्मा गांधी के जीवन के श्रेष्ठतम क्षण थे। राष्ट्रपिता के नाम से सम्मानित महात्मा गांधी भारत को स्वतंत्रता दिलाने वाली शक्तियों में से एक प्रमुख थे। उन्होंने स्वतंत्र और अखंड भारत के लिए आजीवन युद्ध लड़ा। भारत के विभाजन के बाद उनका मंतव्य यह था कि दोनों परस्पर समान और मैत्री का संबंध बनाए रखे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुए विभाजन और सांप्रदायिक घटनाओं के बाद भी उनको विश्वास था कि बुरी घड़ी है वो बीत चुकी है। भारत के लोग अब सभी धर्मों और वर्गों की समानता के लिए कार्य करेंगे। इसी उद्देश्य से बंगाल में शांति स्थापना के लिए अभियान चलाने के बाद वो दिल्ली आ गए थे। यहाँ से वे पंजाब के दंगाग्रस्त क्षेत्रों की ओर जाना चाहते थे, परंतु उन्हें यह कहकर रोक दिया गया कि वे उन हिंदू और सिखों की पीड़ा की बात क्यों नहीं करते जो पाकिस्तान में फंसे हुए। इस प्रकार गांधी जी को पंजाब के दंगाग्रस्त क्षेत्रों में नहीं जाने दिया गया।
गांधी जी के आग्रह पर कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर एक प्रस्ताव भी पारित किया। कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के अधिकार पर प्रस्ताव है वो गांधी जी के दबाव में आकर पारित किया। कांग्रेस ने गांधी जी को आश्वासन दिया कि वह अल्पसंख्यकों के नागरिक अधिकारों के अतिक्रमणों के विरुद्ध रक्षा करेगी। भारत की स्वतंत्रता के दिन गांधी जी कलकत्ता में विद्यमान थे, जहां उन्होंने 24 घंटे का उपवास किया, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि यह स्वतंत्रता एल कल्पनीय कीमत पर मिली है। 30 जनवरी 1948 को एक चरमपंथी नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी थी और 30 जनवरी को प्रतिवर्ष शहीद दिवस भी मनाया जाता है। अनेक अवसरों पर गांधी जी का उपहास करने वाली अमेरिकी टाइम पत्रिका ने उनके बलिदान की तुलना अब्राहम लिंकन से की, क्योंकि इन दोनों की मानव मात्र की समानता और भाईचारे में अगाध विश्वास था। जो गांधी जी का हर समय पर उपहास करने वाली एक अमेरिकी पत्रिका थी जिसका नाम था टाइम पत्रिका, उसने भी गांधी जी की जो बलिदान थी उसकी तुलना अब्राहम लिंकन से की, क्योंकि दोनों ही है वो मानव मात्र की समानता और भाईचारे में अगाध विश्वास रखते थे। उनकी मृत्यु पर जॉर्ज ऑरवेल और अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे विख्यात गैर भारतीयों ने भी मर्म स्पर्शी शोक संदेश भेजे। गांधी जी का निधन होने पर जो जॉर्ज ऑरवेल और अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे विख्यात लोग हैं जो भारतीय नहीं थे फिर भी उन्होंने मर्म स्पर्शी शोक संदेश भेजे। उन्हें राष्ट्रवादी आंदोलन को समर्पित शक्ति के रूप में देखा जाता था। लोक समय में महात्मा गांधी को देवता का रूप भी दे दिए गए, यानी कि जो लोग हैं वो गांधी जी को देवता के रूप में मानने लगे थे। इस कारण बहुत से विद्वानों ने स्वतंत्रता के बाद के महीनों को गांधी जी के जीवन का श्रेष्ठतम क्षण कहा कि गांधी जी के जीवन का जो श्रेष्ठतम क्षण है वो स्वतंत्रता के बाद के महीने थे। इसके अलावा हम आपके विचार से नमक यात्रा ने किस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन को एक नवीन दिशा प्रदान की। जो आपके भारत का राष्ट्रीय आंदोलन था या जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें नमक यात्रा का क्या योगदान था। इसमें आपके है हमारे विचार में नमक यात्रा ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नवीन दिशा प्रदान की। इसे निम्नलिखित बिंदुओं में स्पष्ट किया जा सकता है। इसमें पहला है गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती में अपने आश्रम से समुद्र की ओर चलते हुए नमक यात्रा शुरू की। 3 हफ्तों बाद वे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे। वहां उन्होंने मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। इसी के साथ देश के अन्य भागों में समानांतर अनेक नमक यात्राएं आयोजित की गई। जो नमक यात्रा है उसका आरंभ है आपके 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से किया गया। दूसरा, देश भर में आंदोलन अनेक रूपों में फैला। देश के विशाल भागों में किसानों ने दमनकारी औपनिवेशिक वन कानूनों का उल्लंघन किया। जो अंग्रेज सरकार के द्वारा बनाए गए वन कानून थे उनका उल्लंघन किया। कुछ कस्बों में फैक्ट्री कामगार है वो हड़ताल पर चले गए। वकीलों ने ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार कर दिया। विद्यार्थियों ने सरकारी शिक्षा संस्थानों में पढ़ने से इनकार कर दिया। जो आपके फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर थे उन्होंने हड़ताल कर दी और जो वकील थे उन्होंने कोर्टों में जाना बंद कर दिया और जो विद्यार्थी है उन्होंने शिक्षा संस्थानों में पढ़ने से इनकार कर दिया। तीसरा, गांधी जी के आह्वान ने तमाम भारतीय वर्गों को औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी ने वो भारतीय वर्ग है उनको औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया। चौथा, वसना नामक गांव में गांधी जी ने ऊंची जाति वालों को संबोधित करते हुए उन्हें दलितों की सेवा करने के लिए कहा। वसना नामक गांव है वहां पर गांधी जी ने ऊंची जाति वाले लोग थे उनको कहा कि आप दलितों की सेवा भी कीजिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ नमक कर या अन्य करो खत्म हो जाने से आपको स्वराज नहीं मिल जाएगा। स्वराज के लिए आपको अपनी उन गलतियों का प्रायश्चित करना होगा जो आपने दलितों के साथ की है। स्वराज के लिए हिंदू, मुसलमान, पारसी और सिख सबको एकजुट होना पड़ेगा। इस प्रकार जो गांधी जी है उन्होंने धार्मिक सद्भावना का भी संदेश दिया और जो ऊंची जातियों के लोग थे उनका कि आप दलितों का भी सेवा करें। और इसमें 5 पॉइंट है। गांधी जी की सभा में तमाम जातियों के औरत और मर्द सभी शामिल हो रहे थे। हजारों वॉलंटियर राष्ट्रवादी उद्देश्य के लिए सामने आ रहे थे। उनमें से बहुत सारे ऐसे सरकारी अफसर थे जिन्होंने औपनिवेशिक शासन में अपने पदों से इस्तीफे दे दिए। जो अधिकतर सरकारी अफसर थे उन्होंने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया और गांधी जी के साथ आंदोलन के लिए आ गए। छठा है, इस घटना ने गांधी जी को संसार भर में प्रसिद्ध कर दिया। जो आपके नमक यात्रा इसने गांधी जी को संसार भर में प्रसिद्ध कर दिया। सातवां, इस सत्याग्रह में भारतीय महिलाओं ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। स्त्रियों ने शराब की दुकानों और विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना दिया और अपने आप को गिरफ्तारी के लिए भी पेश किया। 8वां, इस सत्याग्रह से अंग्रेजों को पता चल गया कि अब उनका राज बहुत दिनों तक नहीं टिक सकेगा और उन्हें भारतीयों को सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा। इस प्रकार ये आपके निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे आपके 20 प्रश्न है वो भारत के मानचित्र से संबंधित रहने वाले। इसमें आपके 5 स्थान पूछे जाएंगे और ये आपके 5 नंबर का रहने वाला। इसमें 5 स्थान पूछे जाएंगे और उसके अथवा में भी आपके 5 स्थान पूछे जाएंगे। या तो आपको ऊपर वाले 5 करने या नीचे वाले 5। ऐसे नहीं कि आप 3 ऊपर वाले कर दे और 2 नीचे वाले, तो आपके पूरा ही गलत हो जाएगी। इसमें आपके सबसे पहले है औरंगाबाद और दूसरा है हैदराबाद, तीसरा चौरा चौरी, चौथा इलाहाबाद और 5वां चौरा चौरी आपके उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद भी उत्तर प्रदेश में, औरंगाबाद है वो महाराष्ट्र में, ब्रह्मगिरी है वो कर्नाटक में, हैदराबाद है वो तेलंगाना में है। इस प्रकार आपके ये 5 स्थान है। और इसके अथवा में है शिमला, सांची, बलिया, सूरत और सतारा। ये आपके 5 स्थान पूछे गए हैं। ये भी आपके शिमला है वो आपके हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। सांची है वो मध्य प्रदेश में, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और बलिया है वो उत्तर प्रदेश में जो बिहार के बॉर्डर के पास है। सूरत है वो
गुजरात में और सतारा है वो महाराष्ट्र में। इस प्रकार ये आपके 5 स्थान पूछे जाएंगे और आपके बोर्ड में वो 20% पूछे जाएंगे। ये आज का अपना मॉडल पेपर पूरा हुआ है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को उसके दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इन मॉडल पेपरों का फायदा मिल सके। आपको इसी चैनल पर कक्षा 10 और कक्षा 12 के सभी विषयों के मॉडल पेपर हल करवाए जाते हैं, इसलिए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अपना जो छोटा भाई बहन कक्षा 10 में पढ़ रहा है उनको भी जरूर बताएं। और इन मॉडल पेपर PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।